आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं। गहरी सोच या जिसे डीप वर्क कहते हैं, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात साफ कर दें। हाँ जरूर। ये चर्चा किताब का एक विश्लेषण है। किताब पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है। हम यहाँ सिर्फ जो मुख्य विचार हैं उन पर बात करेंगे ताकि इस विषय में आपकी दिलचस्पी और बढ़े। बिल्कुल। पिछली बार हमने पार्ट 1 के चैप्टर 3 पर बात की थी। आज हम पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है द रूल्स, मतलब नियम। हाँ, ये वो नियम है जो हमें गहरे काम यानी डीप वर्क के लिए तैयार करेंगे। तो आज हम पहले नियम पर विस्तार से बात करेंगे और आने वाली कड़ियों में बाकी 3 नियमों को भी समझेंगे। चलिए आज की बात एक कल्पना से शुरू करते हैं। सोचिए एक ऐसी बिल्डिंग के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ डीप वर्क के लिए बनी हो। अच्छा। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस पूरा फोकस। कॉन्सेप्ट है यूडाइमना मशीन। इसमें 5 कमरे हैं, एक के बाद एक। आप पहले कमरे में जाते हैं जहां दुनिया के बेहतरीन कामों के उदाहरण रखे हैं आपको प्रेरणा देने के लिए। फिर एक सैलून है। हाँ, जहां आप दूसरों से अपने आइडियाज पर बहस कर सकते हैं, उन्हें और निखार सकते हैं। उसके बाद एक लाइब्रेरी है जहां सारा ज्ञान और रिसोर्सेज मौजूद हैं। फिर एक छोटा ऑफिस, मतलब शैलो वर्क, जो हल्के फुल्के काम है उन्हें निपटाने के लिए। और आखिर में आते हैं पूरी तरह से साउंड प्रूफ डीप वर्क चैम्बर्स। बिल्कुल, ये वो जगह है जहां सिर्फ और सिर्फ काम होता है, बिना किसी रुकावट के। ये कॉन्सेप्ट मुझे इसलिए इतना मजेदार लगता है क्योंकि ये हमारी आज की दुनिया के बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल, हम ओपन ऑफिसेज में काम करते हैं जहां हर तरफ से शोर, डिस्ट्रैक्शंस और मीटिंग्स होती रहती हैं। सही बात है। ये यूडाइमना मशीन दिखाती है कि असल में गहरे सार्थक काम के लिए कैसा माहौल चाहिए होता है। हाँ, तो आज का बड़ा सवाल यही है कि हम अपनी जिंदगी में, अपने दिमाग में ये मशीन कैसे बना सकते हैं। और इसी सवाल का जवाब है हमारा आज का पहला नियम, वर्क डीपली। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। जरूर। तो सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में यही आता है कि हम बस फैसला क्यों नहीं कर लेते कि चलो आज से डीप वर्क करेंगे। ये इतना मुश्किल क्यों है? मतलब सिर्फ तय कर लेने से काम क्यों नहीं बनता? हाँ, क्योंकि हमारी जो इच्छा शक्ति है या विल पावर, वो एक लिमिटेड रिसोर्स है। इसे एक मसल की तरह समझिए जो दिन भर के इस्तेमाल से थक जाती है। हाँ। 2012 में हॉफमैन और बाउमाइस्टर की एक स्टडी ने यही बताया था। उन्होंने पाया कि लोग दिन भर अपनी इच्छाओं से लड़ते रहते हैं, जैसे जिसमें सोशल मीडिया चेक करना, ईमेल देखना, बेवजह कुछ खाने का मन करना, ये सब सबसे ऊपर था। मतलब ये कि दिन के आखिर तक हमारी विल पावर की बैटरी लगभग 0 हो चुकी होती है। एग्जैक्टली। तो सिर्फ विल पावर के भरोसे डीप वर्क करने की कोशिश करना एक हारी हुई लड़ाई लड़ने जैसा है। अच्छा। आप दिन में कुछ देर तो डिस्ट्रैक्शन से लड़ लेंगे, लेकिन आखिर में वो मसल थक जाएगी और आप हार जाएंगे। इसीलिए हमें सिर्फ इरादों से ज्यादा कुछ चाहिए, हमें एक सिस्टम चाहिए। तो अगर विल पावर काफी नहीं है तो हमें एक फिलॉसफी की जरूरत है। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, फिलॉसफी। इसका मतलब क्या है यहाँ? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी जिंदगी में डीप वर्क को कैसे शामिल करेंगे, इसका एक पक्का सोचा समझा तरीका चुनें, एक रणनीति बनाएं। ओके। सोर्स में 4 अलग अलग फिलॉसफी बताई गई हैं ताकि लोग अपने काम और लाइफस्टाइल के हिसाब से कोई एक चुन सकें। ठीक है, तो पहली है मोनास्टिक फिलॉसफी। ये तो साधुओं जैसा जीवन लगता है। हाँ, जैसे कंप्यूटर साइंटिस्ट डोनाल्ड नूथ, जिनका कोई ईमेल एड्रेस ही नहीं है, वो कहते हैं कि उनका काम गहरी, बिना रुकावट वाली सोच की मांग करता है। या फिर लेखक नील स्टीवनसन। हाँ, वो अपनी वेबसाइट पर साफ लिखते हैं कि वो ईमेल का जवाब नहीं देते ताकि वो बिना रुकावट के नॉवल लिख सकें। तो ये फिलॉसफी उन लोगों के लिए जिनका पूरा करियर एक ही बहुत गहरी चीज पर टिका होता है। बिल्कुल। 1 मिनट, लेकिन डोनाल्ड नूथ या नील स्टीवनसन जैसे लोग एक अलग दौर के हैं। आज की दुनिया में जहां हर नौकरी में कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन इतना जरूरी है, क्या ये साधुओं वाली फिलॉसफी असल में किसी के लिए भी मुमकिन है? ये तो एक तरह का पलायनवाद नहीं हुआ? ये बहुत अच्छा सवाल है और आप सही हैं, 99% लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। ये एक एक्सट्रीम उदाहरण है जो हमें ये दिखाता है कि कुछ लोग डीप वर्क को कितनी ज्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम उस आइडियल के कितने करीब जा सकते हैं। इसीलिए दूसरी फिलॉसफी ज्यादा प्रैक्टिकल है। हाँ, दूसरी है बाइमोडल फिलॉसफी। इसमें आप अपना समय साफ साफ 2 हिस्सों में बांटते हैं। कुछ दिन या हफ्ते सिर्फ डीप वर्क और बाकी समय दूसरे कामों के लिए। जैसे कार्ल यंग, जो एक मशहूर मनोविज्ञानी थे, वो शहर में प्रैक्टिस करते थे, लोगों से मिलते थे, लेकिन सोचने और लिखने के लिए जंगल में बने अपने घर चले जाते थे, जहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था।
ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिसमें आपको दुनिया से कटना भी नहीं पड़ता और गहरे काम के लिए समर्पित समय भी मिल जाता है। तीसरी फिलॉसफी है रिदमिक फिलॉसफी, और ये ज्यादातर लोगों के लिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है। बिल्कुल, इसमें आप डीप वर्क को एक रोज की आदत बना लेते हैं। एक लय में ले आते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जेरी साइनफेल्ड का चेन मेथड। हाँ, साइनफेल्ड का कहना था कि बेहतर जोक्स लिखने का तरीका है रोज जोक्स लिखना। तो वो रोज ऐसा करते थे और कैलेंडर पर एक बड़ा एक्स बनाते थे, और कुछ दिनों बाद एक चेन बन जाती थी। हाँ, और उनका लक्ष्य होता था कि ये चेन कभी टूटे ना। ये लय बनाना बहुत जरूरी है। ये बहुत पावरफुल है क्योंकि इससे आपको रोज फैसला नहीं लेना पड़ता कि आज डीप वर्क करूं या नहीं। वो सवाल ही खत्म हो जाता है। सही कहा, ये बस आपके दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है, जैसे ब्रश करना। विल पावर का सबसे बड़ा हिस्सा इसी फैसले में खर्च होता है कि क्या करूं और कब करूं। अच्छा, ये फिलॉसफी उस फैसले को ऑटोमेटिक बना देती है। और आखिरी है जर्नलिस्टिक फिलॉसफी। ये तो सुनने में ही सबसे मुश्किल लगती है भी? जैसे पत्रकार वॉल्टर आइजैक्सन, जो दिन में जब भी 20-30 मिनट का खाली समय मिलता अपनी किताब पर काम करने बैठ जाते थे। सही कहा, इसमें आपको तुरंत शैलो मोड से डीप मोड में स्विच करना होता है, जो बहुत मुश्किल है और इसके लिए सालों की प्रैक्टिस चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जिनका अपनी अटेंशन पर लगभग पूरा कंट्रोल हो चुका है। तो इन चारों तरीकों में जो सबसे जरूरी बात है वो ये नहीं कि आप कौन सा चुनते हैं, जरूरी बात यह है कि आप जानबूझकर कोई एक चुनते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। बिना सोचे समझे काम करने की जगह एक सिस्टम बनाना ही पहला कदम है। असल में ये इरादे और आदत के बीच का पुल है। ठीक है, तो एक बार हमने अपनी फिलॉसफी चुन ली, फिर अगला कदम क्या है? अगला कदम है उन आदतों को बनाना जो उस फिलॉसफी को सपोर्ट करें। सोर्स में इन्हें रिचुअल्स यानी अनुष्ठान कहा गया है। रिचुअल्स, ये सुनने में थोड़ा आध्यात्मिक सा लगता है। और मजे की बात यह है कि रिचुअल का मतलब यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं है। अच्छा। इसका मकसद है काम शुरू करने में आने वाली रुकावट या फ्रिक्शन को कम करना। ये आपकी विल पावर बचाता है। आपको बस कुछ सवालों के जवाब पहले से तय करने हैं। कौन से सवाल? पहला, आप कहाँ और कितनी देर काम करेंगे, ये तय होना चाहिए। जैसे मैं अपनी स्टडी में सुबह 9 से 11 बजे तक काम करूंगा, दरवाजा बंद करके। ओके। दूसरा, काम शुरू करने के बाद आप कैसे करेंगे, मतलब क्या नियम होंगे, जैसे इंटरनेट बंद, फोन साइलेंट पर और हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक। और तीसरा, आप अपने काम को सपोर्ट कैसे करेंगे, जैसे काम शुरू करने से पहले 1 कप कॉफी पीना, पास में पानी की बोतल रखना ताकि आपको उठना ना पड़े। तो ये रिचुअल्स बनाने का मतलब एक तरह से अपने दिमाग में उस यूडाइमोनिया मशीन का दरवाजा बनाना है, जिसे आप रोज एक ही चाबी से खोल सकें। आपको हर बार नया ताला चाबी ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या बेहतरीन एनालॉग है। बिल्कुल यही मतलब है। ये रिचुअल्स आपको बिना सोचे समझे, बिना विल पावर खर्च किए डीप वर्क मोड में ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, कुछ बड़ा करने का आइडिया, जिसे मेक ग्रैंड जेस्चर्स कहा गया है। हाँ। जैसे जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर की आखिरी किताब एक 5 स्टार होटल की सूट में खत्म की थी। हाँ, क्योंकि घर पर बच्चों और दूसरे कामों की वजह से वो फोकस नहीं कर पा रही थी। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि जब आप किसी काम में बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो समय हो, पैसा हो या माहौल का बदलाव हो, एग्जैक्टली, तो आपका दिमाग उसे और ज्यादा अहमियत देता है। ये आपके दिमाग को एक सिग्नल देता है कि ये काम बहुत जरूरी है। ये सुनने में तो बहुत ड्रामेटिक लगता है, लेकिन क्या ये असल में प्रैक्टिकल है? जेके रॉलिंग या बिल गेट्स जो अपने थिंक वीक्स के लिए कैबिन में चले जाते हैं, उनके पास तो रिसोर्सेज हैं। हाँ है। एक आम इंसान के लिए तो ये नामुमकिन है। क्या सोर्स में छोटे ज्यादा वास्तविक ग्रैंड जेस्चर्स का भी कोई जिक्र है? ये बहुत वाजिब सवाल है। पीटर शेंकमैन का टोक्यो का राउंड ट्रिप बिजनेस क्लास टिकट बुक करके किताब लिखना भी एक ऐसा ही एक्सट्रीम उदाहरण है, लेकिन इसका मूल सिद्धांत सबके लिए काम करता है। कैसे? ग्रैंड जेस्चर का मतलब हमेशा महंगा होना नहीं है। इसका मतलब है अपनी रूटीन से बाहर निकलकर कुछ करना, जैसे किसी जरूरी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए 1 दिन की छुट्टी लेना और घर पर सबको बता देना कि आज आप डिस्टर्ब ना हो। ये किया जा सकता है। या फिर किसी शांत कॉफी शॉप या लाइब्रेरी में 4 घंटे के लिए जाकर काम करना, ये भी एक ग्रैंड जेस्चर है, क्योंकि आप एक खास मकसद के लिए अपना माहौल बदल रहे हैं। समझ गई। तो इसका मकसद अपने दिमाग को ये यकीन दिलाना है कि अभी जो होने वाला है वो रोजमर्रा के काम से अलग और ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। अब एक और सवाल उठता है, क्या हमें हमेशा अकेले ही काम करना चाहिए? हाँ, ओपन ऑफिस का पूरा कॉन्सेप्ट तो कोलैबोरेशन और नए आइडियाज के लिए बना था। लेकिन वो तो पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है।
ओपन ऑफिस असल में ध्यान भटकाने वाली जगह हैं। सही बात है। इसलिए सोर्स एक बेहतर मॉडल बताता है, हब एंड स्पोक मॉडल। इसे ऐसे समझें कि एक पहिए के बीच का हिस्सा हब होता है और तीलियां स्पोक्स होते हैं। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? MIT की बिल्डिंग 20 या बेल लैब्स में यही मॉडल था। वहां लंबे हॉलवेज थे जहां अलग अलग फील्ड के लोग, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स एक दूसरे से टकराते थे, बातें करते थे। जिससे नए आइडियाज जन्म लेते थे। हाँ, लेकिन सबके पास अपने प्राइवेट साउंड प्रूफ ऑफिस स्पोक्स भी थे, जहां वो जाकर शांति से गहराई से काम कर सकें। मतलब आपको दोनों दुनिया का बेस्ट मिलता है, संयोग से होने वाली मुलाकातें भी और एकांत भी। बिल्कुल। सिर्फ कोलैबोरेशन या सिर्फ एकांत, दोनों ही अधूरे हैं। इनोवेशन के लिए इन दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने अपनी फिलॉसफी चुनी, आदतें बनाई, अब काम को असल में करने और उसे अंजाम तक पहुंचाने की बात आती है। अगला आइडिया एक बिजनेस की तरह लगता है, एग्जीक्यूट लाइक अ बिजनेस। हाँ, सोर्स में 4DX फ्रेमवर्क का जिक्र है। ये क्या है? ये द 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन नाम की एक मशहूर किताब से लिया गया है और इसे हम अपने डीप वर्क पर लागू कर सकते हैं। इसके 4 आसान नियम हैं। पहला नियम है फोकस ऑन द वाइडली इंपॉर्टेंट, मतलब किसी एक बहुत जरूरी लक्ष्य पर फोकस करें। हाँ, और लक्ष्य अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे मैं ज्यादा डीप वर्क करूंगा, लक्ष्य एकदम ठोस और नापने लायक होना चाहिए। जैसे मैं अगले 3 महीनों में अपनी किताब के 3 चैप्टर पूरे करूंगा। जब लक्ष्य बड़ा और जरूरी होता है तो मोटिवेशन अपने आप आता है। दूसरा नियम है एक्ट ऑन द लीड मेजर्स। ये लीड और लैग मेजर्स का क्या चक्कर है? लैग मेजर वो रिजल्ट है जो आप चाहते हैं, जैसे 3 चैप्टर्स पूरे करना, लेकिन आप इसे सीधे कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके। लीड मेजर वो काम है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं और जो रिजल्ट को प्रभावित करता है। इस केस में लीड मेजर होगा हर हफ्ते कितने घंटे डीप वर्क किया। अच्छा, तो आपको चैप्टर गिनने के बजाय डीप वर्क के घंटे गिनने और ट्रैक करने हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि आप घंटों को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन चैप्टर कितनी जल्दी पूरे होंगे ये कई बातों पर निर्भर करता है। सही है। तीसरा नियम है कीप अ कंपेलिंग स्कोरबोर्ड। अपने डीप वर्क के घंटों का हिसाब रखें और उसे ऐसी जगह लगाएं जहां वो रोज दिखे, जैसे दीवार पर एक चार्ट। जब आप अपनी प्रोग्रेस को रोज देखते हैं तो ये आपको मोटिवेटेड रखता है। एक गेम जैसा बन जाता है। हाँ, कि आज मुझे इतने घंटे पूरे करने ही हैं। और चौथा नियम है क्रिएट अ कैडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेही तय करना। इसका मतलब है कि आप नियमित रूप से खुद को जवाबदेह बनाएं। हर हफ्ते जैसे शुक्रवार शाम को अपने स्कोरबोर्ड को रिव्यू करें और देखें कि हफ्ता कैसा गया। हाँ, क्या सही हुआ, क्या गलत, और अगले हफ्ते का प्लान बनाएं। ये छोटा सा 5 मिनट का वीकली रिव्यू आपको ट्रैक पर रखने के लिए जादू की तरह काम करता है। तो हमने मेहनत की, उसे ट्रैक किया, और अब सोर्स का सबसे अजीब नियम आता है, बी लेजी, यानी आलसी बनो। ये बात तो मुझे बिल्कुल उल्टी लग रही है। हाँ। हम यहाँ डीप वर्क की बात कर रहे हैं और नियम है आलसी बनो। ये कैसे हो सकता है? इसमें जरूर कोई गहरा राज छुपा होगा। हाँ, ये सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन ये शायद सबसे जरूरी नियमों में से एक है। अच्छा। यहाँ आलसी होने का मतलब कामचोर होना नहीं है। इसका मतलब है कि काम के बाद सही तरीके से डाउन टाइम लेना, यानी पूरी तरह से आराम करना और काम के बारे में सोचना बंद कर देना। इसके फायदे हैं? 3 बड़े फायदे हैं जो साइंस ने भी साबित किए हैं। पहला, ये इनसाइट्स में मदद करता है। जब आप आराम कर रहे होते हैं तब भी आपका अनकॉन्शियस दिमाग मुश्किल समस्याओं पर बैकग्राउंड में काम करता रहता है। हाँ, कई बार बेहतरीन आइडियाज तभी आते हैं जब आप वॉक कर रहे होते हैं या शावर में होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि तब आपका दिमाग डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में होता है। दूसरा, ये एनर्जी को रिचार्ज करता है। हमारा ध्यान एक लिमिटेड रिसोर्स है। नेचर में वॉक करना या कोई हॉबी जैसी एक्टिविटी इसे रिचार्ज करती है। और तीसरा ये है कि शाम को किया जाने वाला काम ज्यादा जरूरी नहीं होता। एक दिन में अच्छी क्वालिटी का डीप वर्क करने की हमारी क्षमता सीमित है, शायद 3-4 घंटे बस। हाँ, उसके बाद जब आप थक जाते हैं तो जो काम होता है वो अक्सर कम वैल्यू वाला शैलो वर्क होता है, जैसे ईमेल चेक करना। तो बेहतर है कि आप आराम करें और अगले दिन के लिए तरोताजा हों। और सच में आलसी होने के लिए, यानी काम से पूरी तरह डिस्कनेक्ट होने के लिए, सोर्स में शटडाउन रिचुअल की बात की गई है। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। हाँ, ये ज़ेगार्निक इफेक्ट से लड़ने का तरीका है। ज़ेगार्निक इफेक्ट वो होता है जहां अधूरे काम आपके दिमाग में घूमते रहते हैं और आपको आराम नहीं करने देते। हाँ, ये होता है। मैं दावे से कह सकता हूं कि ज्यादातर लोग इससे जूझते हैं,
शटडाउन रिचुअल इस साइकिल को तोड़ता है। ये काम कैसे करता है? इस रिचुअल में आप दिन के अंत में हर अधूरा काम या टास्क को देखते हैं। हर एक के लिए एक छोटा सा प्लान बनाते हैं कि उसे कब और कैसे पूरा करेंगे और उसे कहीं लिख लेते हैं। ये प्लान आपके दिमाग को यकीन दिलाता है कि काम भूला नहीं गया है, उसका ध्यान रखा जाएगा। एक बार जब हर अधूरे काम का प्लान बन जाता है तो आप खुद से जोर से या मन में कहते हैं शटडाउन कंप्लीट। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। मैं खुद कई बार रात में काम के बारे में सोचते हुए जागती रहती हूँ, तो ये रिचुअल एक तरह से आपके दिमाग को काम के मोड से बाहर निकलने की इजाजत दे देता है। बिल्कुल, जैसे ऑफिस का दरवाजा बंद करके घर जाना। ये आपकी यूदाइमोनिया मशीन का मेन स्विच ऑफ करने जैसा है। वाह, इससे आप बिना किसी गिल्ट या तनाव के अपना शाम का समय एंजॉय कर सकते हैं, जो आपको अगले दिन के डीप वर्क के लिए तैयार करता है। बिल्कुल। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि डीप वर्क सिर्फ जबरदस्ती फोकस करने की कोशिश करने का नाम नहीं है। नहीं है। ये एक पूरा सिस्टम बनाने के बारे में है। आपकी फिलॉसफी, आपके रिचुअल्स, आप काम को कैसे ट्रैक करते हैं और यहाँ तक कि आपका आराम भी इसका एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हमारे पास सीमित इच्छा शक्ति है। गहरे और सार्थक काम करने के लिए हमें ऐसे स्ट्रक्चर और आदतें बनानी होंगी जो हमारी विल पावर को बचाएं, ताकि वो असल मुश्किल काम पर खर्च हो। हाँ, न कि डिस्ट्रैक्शन से लड़ने में या ये सोचने में कि काम कब और कैसे शुरू करें। ये अपनी दिमागी यूडेमोनिया मशीन को बनाने और उसे मेंटेन करने की कला है। ये तो सिर्फ पहला नियम था, वर्क डीपली। अभी 3 और नियम बाकी हैं जिन पर हम आने वाली कड़ियों में बात करेंगे। हाँ, वो नियम हमें डिस्ट्रैक्शंस को गले लगाने, सोशल मीडिया को छोड़ने और उथलेपन को खत्म करने के बारे में सिखाएंगे। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। सोर्स में व्हाइट बोर्ड इफेक्ट का जिक्र था कि कैसे किसी दूसरे इंसान के साथ बैठकर एक ही प्रॉब्लम पर काम करने से आप और गहराई में जा सकते हैं। एक दूसरे को पुश करने से बेहतर आइडियाज आते हैं। आज की रिमोट वर्क वाली दुनिया में हम इस आइडिया को कैसे लागू कर सकते हैं? क्या वर्चुअल कोलैबोरेशन जैसे जूम कॉल पर व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल करना वाकई में उस असली साथ बैठकर काम करने वाले अनुभव की जगह ले सकता है, जब बात गहरी रचनात्मक सोच की हो? इस पर जरूर सोचेगा। अगली बार मिलते हैं।